हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 4 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग एंड द रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट रिलीज द टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिपोर्ट। फाइन। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर इवन की इकोनॉमी में की कवर हो सकते हैं। फाइन। तो जो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फाइन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मतलब कि अगर हम इनके लॉस देखें तो इस ईयर में 2021 में उनको 90,000 करोड़ का लॉस हुआ है। और वो ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं। फाइन। इसके अलावा क्या करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है या उनके ऑपरेशंस इतने एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। तो दीज आर द की रीज़न जिसकी वजह से उनको इतने ज़्यादा लॉसेस होते हैं। इसके अलावा अब हम क्या इन्होंने इस रिपोर्ट्स में क्या सजेशंस दिए कि सो दैट वो क्या कर सकें, इन अपने जो लॉसेस हैं उनको अवॉइड कर सकें। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। मतलब कि जो गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज़ हैं, अगर वो सक्सेसफुल हैं तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्लियर सेपरेशन होना चाहिए बिटवीन द यूटिलिटी एंड द स्टेट। ठीक है। इसके अलावा जो भी इनको रेगुलेट करती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, तो उनको सबसे पहले पॉलिटिकल प्रेशर से क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम रीजनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे। फाइन। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ को एनकरेज करना चाहिए कि आप पार्टिसिपेट करो, सो दैट एफिशिएंसी हम अच्छी लेके आ सकें। एग्जाम्पल, फ्रेंचाइजी मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी जैसे ओडिशा और महाराष्ट्र में चला। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने डिस्कॉम कंपनीज के द्वारा जो लॉसेज हो रहे हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे लॉस हो रहा है, जिस एरियाज में। फाइन। जहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशन फिजिबल नहीं है विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। फाइन। उनके अलावा हम कई और एरियाज में क्या कर सकते हैं, ट्रिपल P मॉडल को हम इंकरेज कर सकते हैं। ऑपरेशनल रिफॉर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम बिलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। और ये हम काफ़ी बार पढ़ सकते हैं, वो कैसे, प्रीपेड या स्मार्ट मीटर। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी आपके बिल क्या आते हैं, 2 महीने के बिल इकट्ठे आते हैं, आपको पता ही होगा। तो बिल कभी कभी जिन लोगों का जितना यूसेज ना हो उससे ज़्यादा बिल आता है और कई लोगों को बहुत कम बिल आता है। फाइन। तो ये प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर के लिए सोलर पंप्स के यूज़ को इंकरेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि डिस्कॉम्स को हमें बोलना चाहिए कि उनको एक लार्ज स्केल पर एनर्जी स्टोरेज डिप्लॉय करना चाहिए। क्योंकि ये क्या करती हैं, पावर को परचेज करती हैं, तो ये वहाँ पर स्टोर कर सकती हैं, सो दैट वो क्या कर सकती हैं, बैटरी सिस्टम प्रोवाइड कर सकती हैं या फिर हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड करें। इसके अलावा मिनी ग्रिड्स होगी जिसके अंदर स्मॉल स्केल पे आप क्या कर सकते हो, पावर को जनरेट कर सकते हो। वहाँ के जो लोकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सपोज करो वहाँ पे कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी आपके पास प्रेजेंट है, चाहे विंड है, चाहे सोलर है, चाहे फिर वाटर है। ठीक है। वहाँ से अगर आप क्या कर सकते हो, स्मॉल लेवल पे अगर आप जनरेट कर सकते हो, तो हमें मिनी ग्रिड्स को इनक्रेज करना चाहिए, सो दैट जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, जो कि कम पॉपुलेशन है, हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हेल्प कर रही हैं। सबसे पहले उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, सेकंड है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, थर्ड है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इसके अलावा क्या है, कुछ रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम भी चल रही है। ये एक रिफॉर्म बेस्ड है, ये हमने स्कीम इस तरह से लेके आई है जिसको अप्रूव किया गया कैबिनेट के द्वारा जून 2021 में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट फाइनलाइजिंग इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द आइडिया। फाइन। तो गाइस, अभी आइडिया के फुल फॉर्म का पढ़ लो क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। दैट इज द इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि एग्रीकल्चर को किस तरह से डिजिटली हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इसको फाइनलाइज करेगी और इसके लिए क्या है, फ्रेमवर्क रखेगी, सो दैट हम एग्रीस्टैक का मतलब क्या है कि हम किस तरह से क्या करेंगे, फार्मर्स को डिजिटली थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको हायर इनकम प्रोवाइड करा सकते हैं, बेटर वो अपनी प्रोड्यूस का प्रॉफिटेबल बना सकते हैं थ्रू असेस टू राइट इन्फॉर्मेशन एट अ राइट टाइम एंड फ्रॉम द इनोवेटिव सर्विसेज। फाइन। तो ये एग्रीस्टैक है। अब हम जरा पढ़ सकते हैं, एक कंसेप्ट पेपर आया आइडिया पे, दैट इज़ बता देती हूँ कि किस तरह हम अपने एग्रीकल्चर को डिजिटल इकोसिस्टम बना सकते हैं। फाइन। तो एक कंसेप्ट पेपर है आइडिया पे, इसको ऑलरेडी फ्लोट किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। अब इस पेपर में क्या किया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इंडिया में नेशनल डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को बिल्डअप करना है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसको बूस्टअप करना है, सो दैट वो ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई बना सकें। इसलिए हम अपने फार्मर्स की इनकम और वेलफेयर दोनों के लिए काम करना है। अब आइडिया क्या करेगा, आइडिया की जो फाइनलाइजेशन होगा, अगर हमने ये जो कंसेप्ट है इसको फाइनलाइज कर दिया, तो इसमें हम जो एग्रीस्टैक का जो आर्किटेक्चर है या क्या फ्रेमवर्क होगा, किस तरह से होगा, उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को हम कलेक्ट करेंगे, डिजिटल डाटाबेस बनाएंगे जो फोकस करेगा फार्मर्स पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फार्मर्स टैक्स को इंक्लूड करेंगे, मतलब कि सब सारे फार्मर के डाटा को कलेक्ट करेंगे आधार से। फार्म टैक्स, दैट इज़ जो भी हर एक फार्म, जिस फार्मर का जो फार्म है उसकी जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कौन सी कैसी वहाँ की सोयल है, क्या क्या, ये सब हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे।
क्रॉप स्टेप मतलब कि उस पर्टिकुलर फार्म लैंड पे कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, ये सब हम डाटा कलेक्ट करेंगे और इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर। फाइन, एग्रीस्टेक क्या करेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ये फार्मर्स की हेल्प करेगा सो दैट वो हायर इनकम कमा सकें, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी उनको मिल सके थ्रू एक्सेस टू राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम एंड फ्रॉम द इनोवेटिव सर्विसेज। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, सीड्स, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टर फार्म, मतलब ओवर एक्सप्लॉइट ना करो, आप एफिशिएंटली यूज़ करो, कम यूज़ करके उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लो। फाइन, इसके अलावा हम इनोवेटिव एग्री फोकस सॉल्यूशंस बिल्ड करेंगे, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सेट्रा। हाउएवर कहीं ना कहीं एग्रीस्टेक में कुछ कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डाटा सिक्योरिटी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डाटा लेंगे, हम फार्मर्स का डाटा लेंगे, उनकी क्रॉप का डाटा लेंगे, ठीक है, उनके लैंड का डाटा लेंगे, तो इसमें डाटा सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसके अलावा कई फार्मर्स होते हैं जो इलिटरेट हैं, उनको डिजिटली एक्सेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो इस प्रोग्राम से एक्सक्लूड हो सकते हैं एंड मैनी अदर थिंग। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द फाइनेंस सुजेस्ट द रिव्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी इन द बैंक्रप्टसी कोड। तो कहीं जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, काफ़ी बार डिस्कस चुकी हैं, दो तरह की कमेटी होती है, एक परमानेंट होते हैं जैसे हम स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, एक एडहॉक कमेटीज होती हैं जो टेम्परेरी नेचर होते हैं। फाइन, तो अभी जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने ऑब्जर्व किया जो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्टसी कोड है उसको, उसका जो ओरिजिनल इंटेंट था, देखो हम क्या चाह रहे थे कि इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्टसी कोड का एम क्या है कि जो भी मतलब कि कंपनीज डिस्ट्रेस हो रही हैं, जो बैंक को लॉस पहुंचा रही हैं, तो बैंक को उस लॉस से बचाना। फाइन, तो जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकें, उसको क्विक रिजोल्यूशन बना सकें, ठीक है, जो स्ट्रेस्ड कंपनीज उनको हम रिजोल्व कर सकें और उनको क्रेडिटर राइट सिक्योर पहुंचा सकें। फाइन, ये हमने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो IBC कोड आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो उसकी ओरिजिनल इंटेंशन थी उससे तो बहुत डेविएट किया जा रहा है, ऐसा स्टैंडिंग कमेटी ने ऑब्जर्व किया। फाइन, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज़ ऑब्जर्व दैट द IBC हैज़ डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ ऑफरिंग अ क्विक रिजोल्यूशन पाथ टू द स्ट्रेस्ड कंपनीज एंड सिक्योरिंग क्रेडिटर राइट। अब इन्होंने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, इन हेयर कट से बहुत रिकवरी रेट बहुत कम कर रहे हैं, एज मच एज 95%। अभी क्या हो रहा है, रिजोल्यूशन प्रोसेस में डिले की वजह से 71% केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स में, जो मतलब कि जिनको 180 दिन डिले हो चुके हैं और जिसको ऑलरेडी IBC ने मैंडेट किया हुआ है। अब कंसर्न्स क्या रेज किए जा रहे हैं, कंसर्न्स ये बोला जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स अभी अपॉइंट किए गए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेसर्स पे एंड देयर कॉम्पिटेंसी इन हैंडलिंग द केसेस ऑफ ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेशन, मतलब कि आपने क्या किया है, नए नए फ्रेशर्स को आपने अपॉइंट कर दिया एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और अभी उनके उतने वो एक्सपर्ट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स केस को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जो हम केसेस के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा उनको अप्रूव करना उन रेजोल्यूशन प्लान को बाय NCLT, वो बहुत बड़ा मतलब कि उनको अप्रूव करने में इतना टाइम लगता था जिसकी वजह से उस रेजोल्यूशन प्रोसेस को डिले हो जाती है। इसके अलावा मोर देन जो 50% जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है NCLT में वो अभी भी वैकेंट है। फाइन, तो दीज आर द सम इश्यूज। रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले हमें जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनका एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए सो दैट हम कौन उसको पोजीशन पे आएगा उसका एक अप्रोप्रिएट एलिजिबिलिटी और स्टैंडर्ड हो और उनके सेल्फ रेगुलेशन हो। इसके अलावा जो NCLT में जो जुडिशियल मेंबर्स हो उनकी जो पोस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट वो हाई कोर्ट की जजेस की होनी चाहिए सो दैट वो बेटर ट्रेन हो। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, एक बेंचमार्क रखना चाहिए फॉर द क्वांटम ऑफ हेयर कट्स टू बी टेकन बाय द क्रेडिटर्स इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो गाइस आज का आपको क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हेयर कट, ठीक है, बाल कटवाने वाला नहीं है ये हेयर कट, आप मुझे इसकी डेफिनेशन बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है impact of COVID-19 on rising unemployment and loss of jobs livelihoods in organized and the unorganized sector report। तो गाइस देखो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी आइदर अंडर GS1 और GS2। अभी गाइस की ये जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट में आई है और किसके द्वारा दी गई है, बाय स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। डाटा यही बोल रहा है, देखो गाइस फॉर्मल सेक्टर आपको पता ही होगी जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग होते हैं और अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ पे इस ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो अभी क्या इसमें बोला है कि फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स हैं जिनको अच्छी खासी जो इनकम मिलती है महीने की, जिनकी फिक्स है, उसमें से हाफ से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो कोविड पेंडेमिक की वजह से इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ट्रांजिशन हो चुके हैं 2020 में। इसके अलावा जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी मार्च 2020 में 8.54% से बढ़कर 23.8% हुआ है। इसके अलावा जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इंडिया में, उसमें से 40 करोड़ ऐसे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो डीपर पॉवर्टी में चले गए हैं और ये रिपोर्ट ILO ने सेकेंड एडिशन में भी बताई थी। कोविड-19 ने वर्ल्ड ऑफ सजेशंस किया हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनफॉर्मल वर्कर्स जो लोग अभी डीप पॉवर्टी में गए हैं तो हमें उनको कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए
ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन जैसे कोविड-19। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने पीएम स्वनिधि स्कीम आई थी, वो इसलिए आई थी सो दैट जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका काम बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से गया था, उनको हमें लोन्स देने चाहिए टू डायरेक्ट कैश ग्रांट। ठीक है, इस स्कीम के अंदर हमने पढ़ा भी था जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या मनरेगा स्कीम के अंदर जैसे 100 दिन का वर्क आपको मैंडेटरी होता है, तो इसमें हमें मैक्सिमम डेज ऑफ वर्क को इंक्रीज़ करना चाहिए और हर एक वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। ठीक है, ये कुछ सजेशन दी जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है अर्बन वर्कफोर्स में, उसको हमें रखना चाहिए विद मनरेगा। फाइन। इसके अलावा हमें एम्प्लॉयमेंट को फॉर्मलाइज करना चाहिए सो दैट हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें और जो एग्जिस्टिंग जो लाइवलीहुड्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें, जहाँ सो दैट हम कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा उसको हम मिटिगेट कर सकें। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए ड्यूरिंग द कोविड? सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ही है, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आई होप आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, स्वदेश इनिशिएटिव फॉर द इंडियंस वर्किंग अब्रोड। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है नेट जीरो कार्बन टारगेट्स में नोट बी इनफ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। तो गाइस ये तो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट दी है दैट इज़ अ टाइटिंग द नेट। उन्होंने ये बोला कि अगर हम नेट जीरो कार्बन टारगेट्स अनाउंस कर रहे हैं, जैसे यूके कर रहा है, यूएसए कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो वो नेट जीरो कार्बन टारगेट इनफ नहीं होगा अगर आपको क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। ठीक है, वो इवन कि उन्होंने बोला है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द प्रायोरिटी ऑफ कटिंग कार्बन एमिशन। फाइन। ऐसा कहना है किसका? ऑक्सफैम की रिपोर्ट का। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है? हमें कार्बन को न्यूट्रलिटी करना है, मतलब कि जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन है, जो ह्यूमन की वजह से एमिशन हो रहे हैं, उसको एटमॉस्फेयर में बैलेंस किया जा रहा है बाय एंथ्रोपोजेनिक रिमूवल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। और ये इवन उस कंट्री के लिए पॉसिबल है जैसे भूटान, जो नेगेटिव एमिशन होते हैं, मतलब कि वहाँ पे तो उधर कार्बन क्रेडिट हो रहे हैं। फाइन। इफ़ द एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल एक्सीड द एक्चुअल एमिशन, मतलब कि देखो कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है? सपोज करो आपने 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन को एमिट किया है और उतना ही आपका एब्जॉर्ब कर लिया किसके द्वारा? आपकी जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, जैसे आपके ओशंस हो गए, पेड़ हो गए, तो कार्बन न्यूट्रल आप कैसे करोगे? ज़्यादा पेड़ उगा के, है ना, ओशंस वगैरह इन सब का, है ना, ये सब करके। तो उन्होंने बोला नेट जीरो एमिशंस कभी भी इज़ नॉट मतलब कि इनफ नहीं है फॉर टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन्होंने बोला उनके भूटान में तो क्या है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है और एमिशन कम है, तो मतलब कि वो तो नेगेटिव कंट्री है। फाइन। तो इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए। जैसे क्या करें, हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है CO2 एमिशंस का, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। दीज आर द सम स्ट्रेटजीज टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी। फाइन। चैलेंजेस क्या है नेट जीरो टारगेट्स के लिए? सबसे पहले हमें कंट्रीज़ और कॉरपोरेशन को अलाउ करना होगा टू कंटिन्यू टू पोल्यूट। ठीक है, काफ़ी जो नेट जीरो टारगेट्स हैं वो पुअरली डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स है। ये आइदर तो वर्चुअली है, मतलब कि आपने बोल दिया पेपर वर्क में लिख दिया, लेकिन एक्चुअली उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, और उतना आप लैंड यूज़ नहीं कर सकते, जो कि कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। फाइन। मतलब आप बोल रहे हो कि हमने इतना एफोरेस्टेशन करा, लेकिन ये अभी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए अगर आपको रिमूव करना है कार्बन का, तो वो बहुत ज़्यादा कुड बी द 5 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जितना साइज़ है उतने 5 आपको इंडिया चाहिए, तब जाके आप इतना ऑफरेस्टेशन कर सकते हो, तब जाके आपका कार्बन न्यूट्रल बन सकता है। फाइन। नेक्स्ट है IMF अप्रूव्स लार्जेस्ट एवर मॉनेटरी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन टू सॉफ्टन द कोविड हिट। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GST। अभी इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? IMF। अभी क्या गाइस, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने $650 बिलियन को अप्रूव किया है, और ये एलोकेशन ऑफ, मतलब कि आपको पता है ना, स्पेशल रैंक राइट्स होता है एक तरह का, एक वो होती है उनकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, रिजर्व होता है किसका? IMF का। तो आप अब वो एलोकेट करें किसने? IMF ने अपनी मेंबर कंट्रीज़ को उनके एग्जिस्टिंग कोटा शेयर होल्डिंग के साथ। ठीक है, इंडिया का कोटा IMF में कितना है? 2.75% है, चाइना का 6.41% है, जबकि USA का सबसे ज़्यादा 17.46%। सिग्निफिकेंस क्या है? अब IMF ने एलोकेट करा है, हर एक मेंबर कंट्री बेनिफिट होगी और जो भी उनकी नीड्स थी वो एड्रेस होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा हर एक मेंबर कंट्री का, जल्दी से जल्दी वो रेजिलिएंट, मतलब कि चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं इकोनॉमी को भी। फाइन। और ये सबसे ज़्यादा किन हेल्प करेगी? जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज हैं जिन पर सबसे ज़्यादा कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिला। स्पेशल रैंक राइट्स क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसको IMF के द्वारा क्रिएट किया गया था 1969 में, सो दैट वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ के ऑफिशियल रिजर्व होता है। फाइन। SDR के जो वैल्यू होती है वो मेनली 5 करेंसीज के ऊपर होती है। 5 करेंसीज के नाम पता होना चाहिए।
करेंसी का डॉलर, यूरो चाइना का रेमबी, जापानीज का येन और ब्रिटिश का पाउंड। फाइन, ये ना ही कोई करेंसी है ना ही कोई क्लेम है। फाइन, ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट लाइन आ जाती है पेपर में। ये क्लेम है फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ IMF मेंबर, इसको आप अपनी करेंसीज के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। फाइन, वोटिंग जो पावर होती है IMF की वो डिपेंड करती है आपके कोटा पे, जितना आपको कोटा होगा उतनी आपकी वोटिंग पावर होगी। इक्वल वोटिंग हर एक कंट्री की नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले है सबकी योजना सबका विकास। अभी के जो सबकी योजना सबका विकास 2018 में आई थी, ये पीपल प्लान कैंपेन है जिसके अंदर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया, पार्टिसिपेटिव बनाया गया। इसमें हम क्या करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे कि आप मतलब ग्रास रूट लेवल पे, ग्राम सभा लेवल पे प्लान कर सकें और क्या क्या काम पिछले साल पंचायत में किया गया आप उनको खुद ऑडिट कर सको, मॉनिटर कर सको। इससे ग्राम पंचायत को हेल्प मिलेगी कि वो ऐसे प्लान्स बना सकें जो एक्चुअल में लोगों को इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैंडेटेड है अंडर आर्टिकल 243G। फाइन, इससे हम क्या करेंगे, जितने भी स्कीम्स प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स में जो लिस्ट है अंडर 11 शेड्यूल, उसको हम अच्छे से एफिशिएंट मैनर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI इशूड फ्रेमवर्क फॉर द पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स। अभी के जो फ्रेमवर्क इशू है दैट इज़ द अंडर प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम एक्ट 2007, वो किसके लिए रिलेटेड है, वो ये है कि आप अगर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के थ्रू जो भी पेमेंट कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो, उससे रिलेटेड इस प्रोविज़न को इशू किया गया। PSO का मतलब क्या, पेमेंट सर्विस ऑपरेटर, मतलब कि जो आपको कोई भी पर्सन है जो आपको ऐसी ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। फाइन, अब इसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCI हो गया, वीज़ा, ये कुछ हमारी ऑथराइज PSOs हैं हमारी इंडिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो काम है वो NPCI पे है। फ्रेमवर्क क्या करता है, इन कंपनीज पे मिनिमम स्टैंडर्ड प्लेस करता है कि किस तरह से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। फाइन, इससे पहले RBI ने अलाउ किया था पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स को कि वो डायरेक्टली सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम की मेंबरशिप को लें, सच एज RTGS और NEFT। पेमेंट बैंक्स, SEBI ने भी अलाउ कर दिया पेमेंट बैंक्स को, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर की जगह, अब इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, वो कैपिटल को रेज करता है फॉर कॉरपोरेशन, मतलब आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो इन बैंक्स, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज लाइक गोल्डमैन सैक्स और ये सब, ठीक है। पेमेंट बैंक सजेस्ट किया गया था सबसे पहले नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा, और इन्हें बोला था ये बैंक वो होते हैं जो स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट होते हैं, विदाउट इसमें कोई आप क्रेडिट रिस्क नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ना तो ये लोन्स देते हो ना ही आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1 लाख तक का आप डिपॉजिट रख सकते हो, आपको रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने पैसे चेंज करा सकते हो, ठीक है, मतलब कोई बाहर का बंदा आपको पैसे भेज सकता है, मोबाइल पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है फ्लेक्स फ्यूल सर्व व्हीकल्स, हमने पहले भी पढ़ा है। अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैं, उन्होंने ऑटोमेकर्स को अर्ज किया है कि आप विद इन अ ईयर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे ट्रांजिशन हो, इस पे शिफ्ट हो। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एक तरह का मॉडिफाइड वर्जन है व्हीकल्स का, जो पेट्रोल और ब्लेंडेड पेट्रोल दोनों पे रन हो सकता है। फाइन, इंडिया का प्लान है कि हमें 2025 तक अपने पेट्रोल में 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना है। बेनिफिट क्या होगा, ये आपको ऑप्शन देगा कि आप बायोफ्यूल को ऑप्ट कर सकते हो, जो बेटर है, पेट्रोल से कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन भी कम होगा और इंपोर्ट पे भी हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और सरप्लस फूड ग्रेन्स तक की प्रॉब्लम को भी एड्रेस करेगा। फाइन, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने क्या किया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं सो दैट हम क्या कर सकें, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। इसके अंदर कौन कौन सी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो फसल स्कीम है, दूसरा चमन, तीसरा किसान प्रोजेक्ट, तीनों आपको पता नहीं चाहिए किससे रिलेटेड है। फाइन, फसल स्कीम का मतलब क्या, फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर हम नो क्रॉप्स को क्या करेंगे, फोरकास्ट करते हैं, क्या उनकी मतलब कि क्या मतलब कि कुछ दिक्कत तो नहीं आने वाली है, जैसे राइस, वीट, तूर, राबी, पल्सेस, रेपसीड, मस्टर्ड, राबी, ज्वार, कॉटन, जूट एंड शुगर। चमन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग द जियोइंफॉर्मेटिक्स। इसमें किस किस के लिए, पोटैटो, अनियन, टोमेटो, चिली, मैंगो, बनाना सेक्टर से। वैसे ये कुछ 5-6 जो सिलेक्टेड हैं, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए। किसान प्रोजेक्ट्स क्या है, इसमें हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के रोल को इवेल्युएट करेंगे कि किस तरह से हम अपनी क्रॉप यील्ड को एस्टिमेट कर सकते हैं। इन एडिशन सैटेलाइट जो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी यूज़ करेंगे फॉर द ड्राउट असेसमेंट। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्रूट, इसको कमालम्बी बोलते हैं भाई। पहली बार जो ड्रैगन फ्रूट है वो फार्मर्स के द्वारा ग्रोन किया गया, किसके फार्मर्स के द्वारा, गुजरात और वेस्ट बंगाल के द्वारा, और उनको एक्सपोर्ट किया गया यूनाइटेड किंगडम और बहरीन में। ड्रैगन फ्रूट, इसको हम कमालम्बी बोलते हैं इंडिया में, ट्रॉपिकल फ्रूट है विच बिलोंग टू दिस फैमिली, और ये सेंट्रल अमेरिका से नेटिव है। तो आपको पता नहीं चाहिए नेटिव कहाँ से है। ये फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट में रिच होते हैं। इसकी मेनली 3 वेराइटीज होती हैं, एक वाइट फ्लैश विद पिंक स्किन होता है, रेड फ्लैश होता है विद पिंक स्किन, और वाइट फ्लैश विद येलो स्किन। फाइन, नेक्स्ट है
ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, इंडिया में नियर अबाउट 27,000 एशियन एलिफेंट्स रहते हैं, जिसमें से 30 एलिफेंट रिजर्व हैं, 14 मेजर एलिफेंट ए स्टेट्स में। फाइन। अभी हैबिटेट उनका खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से 1401 ह्यूमन और 301 एलिफेंट ऑलरेडी 2 साल में पिछले मर चुके हैं। स्टेप्स हमने क्या ले रखे हैं टू रिड्यूस दिस कन्फ्लिक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इस वजह से स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो गाइडलाइंस इशू करते हैं, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ऑन क्रिएशन ऑफ बैरियर्स, ठीक है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन होती है इलेक्ट्रिक वायर्स की। रिसेंटली क्या छत्तीस गवर्नमेंट ने भी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या करेंगे, पैडी, क्योंकि जहाँ पैडी होगी वहाँ एलिफेंट भागेगा, पैडी को हम विलेजेस से आउटसाइड रखेंगे सो दैट कन्फ्लिक्ट को बचा सकें। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, अभी क्या 2020-21 में ऐसा माना गया है 58,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है इंडिया से फ्रॉम वर्क रिहेबिलेशन और मेड, मतलब कि जिन बच्चों को हमने चाइल्ड लेबर वर्क से बाहर निकाला है और उनको रिहेबिलेट किया है। ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को इन कामों से रेस्क्यू करा के उनको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे जिनकी एज 9 से 14 साल की है उनको हम इन वर्क से निकालते हैं बाहर और उनको हम फिर NCLP के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं, जहाँ पे हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ हैं वो उनको ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसके अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट न्यूज़ है हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर। INS दैट इज़ अ इंडियन नेवल शिप, जो खंजर है वो पहली इंडियन नेवी शिप बनी है जिन्होंने क्या किया, टू कॉल एट हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर। अब हम जरा इस पोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एक डीप सी पोर्ट है जो लोकेटेड है अराउंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन ओडिशा। ये पैराडीप और विशाखपट्टनम पोर्ट के बीच में है। फाइन। एक्सीलेंट रेल रोड कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगी। ये काफ़ी ज़्यादा रिच है, बॉक्साइट रिच एरिया जो सुंदरगढ़ के उसके पास पड़ता है। यहाँ पे इसके पास सेंट्रल उड़ीसा का स्टील क्लस्टर भी है और कोयल फील्ड, IP और तलचर के भी। फाइन। तो कहीं हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।